सदावसले मातरमों में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारत इजराइल के संबंधों को लेकर। दो तीन मूल प्रश्न हैं। मैं कल से मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा हूं, लेकिन उन मूल प्रश्नों का जवाब कोई नहीं दे रहा है। आखिर फिलिस्तीन का स्टेटस क्या? फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में केवल यहूदी मुसलमान कन्फ्लिक्ट है या कोई और कन्फ्लिक्ट है? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल स्टेटस इंटरनेशनल कुछ है? दूसरी बात यह है कि भारत ने किसका साथ दिया? भारत खुलकर किसके साथ है? इजराइल के साथ है या फिर फ़िलिस्तीन के साथ है, या फिर पहले की तरह 2014 से पहले भारत चुपचाप गुंठी लगाकर बैठ जाता था और कहता था भैया हम किसी के साथ नहीं हैं, और ख़ास तौर से क्रिटिसाइज़ अगर कभी करना होता था तो वो इजराइल को ही क्रिटिसाइज़ करता था। मोदी जी ने खुद किस बात को लेकर क्या कहा इजराइल और फ़िलिस्तीन के को लेकर? दूसरी बात यह है कि आखिर ये मुस्लिम यहूदी कन्फ्लिक्ट है या फिर मुसलमानों के किसी एक फैक्टर का? क्योंकि सवाल ये जो पैदा होता है वो ये भी पैदा होता है कि आखिर सभी मुस्लिम देश, सभी से मतलब है 57 देशों की बात मैं कर रहा हूँ, केवल पाकिस्तान, इजिप्ट, लेबनान या फिर सीरिया, ये 3-4 कंट्री क्यों हर बार से इजराइल से लड़ते हैं? बाकी स्टेटमेंट थोड़े-थोड़े से देते हैं, लेकिन खुलकर क्यों नहीं लड़ते हैं? खुलकर उसका साथ क्यों नहीं देते? देते भी हैं तो फिर वो घुसक मार देते हैं। स्टेटमेंट ज़रूर देंगे लेकिन खुलकर साथ नहीं देंगे। आखिर माजरा क्या है? मुसलमानों के बीच का कन्फ्लिक्ट क्या है और यहूदी मुसलमान का कन्फ्लिक्ट क्या है और ये कन्फ्लिक्ट क्या है? इन 3-4 प्रश्नों के जवाब अपने को ढूँढने चाहिए। पहली बात, इज़राइल का लीगल स्टेटस। मैं आपको बता दूं कि इज़राइल का जब निर्माण हुआ, आप सोचो कि 1000 वर्षों तक इज़राइल के लोग भागते रहे या उससे ज़्यादा समय। मैं सही से नहीं बता पा रहा हूँ, बहुत सारे बुद्धिजीवी सुन रहे होंगे, वो लिखेंगे कि कितने वर्षों तक इज़राइल के लोग भागते। जब मुसलमानों ने उनको भगाया, यानी कि इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ और इस्लाम बढ़ा वहाँ, तो आखिर यहूदी वहाँ से गए कहाँ? और फिर यहूदी दोबारा इस्टेब्लिश कैसे हो गए? मैं आपको इस बात को लेकर आश्वस्त करता हूँ कि इतने वर्षों तक जब ये घूमते थे तो यहूदी संसार के किसी भी कोने में रहते हों, वो एक दूसरे से जब मिलते थे तो एक बात कहते, अगली बार यरूशलेम। अगली बार यरूशलेम का मतलब है कि अगली बार अगर ईश्वर चाहेगा तो हम लोग यरूशलेम में मिलेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं सी यू लेटर, मैं फिर से देखता हूँ, आई विल मीट यू, मिलते रहेंगे। वो कहते थे कि हम इज़राइल में मिलेंगे, यानी कि उन्होंने अपने बच्चों में, अपने परिवारों में ये अलग जगह कर रखी और ये बात उनको रियलाइज़ करवाई कि तुम्हारी जो लैंड है, हमारी जो ज़मीन है वो इज़राइल है और यरूशलेम के चारों ओर हमारा विस्तार है, मुसलमानों ने कब्जा कर लिया तो क्या हुआ? एक बात तो ये आती है। दूसरी बात ये आती है कि अंग्रेज़ों ने, जो लोग ये कहते हैं कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उनको जवाब ये रहता है कि हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में मुट्ठी भर आक्रांता आए और उन्होंने हमारे लोकल कॉन्फ्लिक्ट को ध्यान में रखते हुए हमारे राजाओं के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को बहुत एक्सप्लोर किया और हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। ऐसे ही मुट्ठी भर ईसाई भारत में आए और केवल भारत में नहीं, संसार के बहुत सारे कोनों में ये मुट्ठी भर लोग ही गए और इन्होंने कब्जे कर लिए। आप सोचो, इसका मतलब पॉपुलेशन बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करती, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ही और यूरोपियंस ने ही पूरे अरब कंट्रीज़ पर भी कब्जा करके रखा। उन्होंने कुर्दिश एम्पायर और ये जो टर्किश एम्पायर है, तुर्किया है, इनको सबको रौंद दिया था। वो तो जब संसार से इम्पीरियलिज्म ख़त्म हुआ, यूएनओ बना और यूएनओ ने ये तय किया कि सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि इम्पीरियलिज्म ख़त्म करना है, और अगर इम्पीरियलिज्म ख़त्म नहीं होगा, यानी कि उपनिवेशवाद ख़त्म नहीं होगा, तो फिर संसार को अगले विश्व युद्ध से बचाया नहीं जा सकता। तय हो गया। तो जो यूरोपियंस ने आधे वर्ल्ड पर, विश्व पर कब्जा करके रखा था, 50 से ऊपर कंट्री ब्रिटेन के कब्जे में थे, स्पेन के कब्जे में थे, हॉलैंड के कब्जे में थे, इटली के कब्जे में थे, फ्रांस के कब्जे में थे और बहुत सारे कंट्रियों के कब्जे में वो थे। इन सभी को अंग्रेज़ों, मतलब इन सभी को मुक्त करना पड़ा। इनको मुक्त करने का उनका एक उद्देश्य था, इनको मुक्त करना एक वो था। इसलिए मालदीव जैसे कंट्री भी
और मॉरिशस जैसे कंट्री ये भी स्वतंत्र हुए। आप सोचो कि मालदीव और मॉरिशस, इनको क्या, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, इनको लड़ने की क्या उस समय इतनी क्षमता थी कि ये अंग्रेज़ों से लड़ सकते थे? लेकिन ये सब स्वतंत्र हुए। वो अलग बात है, स्वतंत्रता की डिग्री अलग-अलग रही। कहीं से पूर्ण रूप से यूरोपियन चले गए, कहीं रहे। तो पूरे के पूरे अरब कंट्री से भी अंग्रेज़ों को या यूरोपियंस को जाना था। अंग्रेज़ इज़राइलियों के लिए, यानी कि यहूदियों के लिए इज़राइल टेरिटरी फिक्स कर गए और उन्होंने उनको इज़राइल दे दिया, वो लैंड उनकी दे दी। अब इसमें मुसलमान बहुत सारे आ चुके थे। ये जो मुसलमान आ चुके थे, इनको बड़ी होशियारी के साथ इज़राइलियों ने क्या किया, यहूदियों ने क्या किया कि मुसलमानों को अपनी टेरिटरी के अंदर एक टेरिटरी दी, लेकिन सेपरेट रखा, अपने साथ उनको मिक्स नहीं किया। और जब उनको सेपरेट रखा तो फिर वो खुद सिक्योर हो गए। आप सोचिए कि अगर मुसलमान इज़राइल के अंदर घुसे होते, अब तो थोड़े बहुत लोग कहते हैं कि घुस गए हैं, अब तो थोड़े बहुत जो लिबरल सरकारें वहाँ पर आ जाती हैं, वो लिबरल सरकारों ने वहाँ एंट्री मरवा देते हैं मुसलमानों को सेकुलरिज्म के नाम से। लेकिन शुरू से, जब से इज़राइल बना है, तब से पिछले 70 वर्षों से इज़राइल ने मुसलमानों को अलग रखा और खुद अलग रहे और उस पूरी टेरिटरी को अपने पास रखा। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो फ़िलिस्तीन है, क्या इज़राइल का हिस्सा है? यस। इज़राइल जब बना तो इज़राइल के बनने पर यहूदी अलग और मुसलमान अलग, लेकिन वो पूरी की पूरी टेरिटरी इज़राइल की है। अब सवाल पैदा होता है कि फिर फ़िलिस्तीन क्या है? फ़िलिस्तीन मुसलमानों की मैं बताऊंगा आपको कि कौन से मुसलमान हैं, उनका क्या स्टेटस है। मुसलमानों का एक ग्रुप जो कि इज़राइल में रहता था, उन्होंने उसको एक टेरिटरी दी जिसको फ़िलिस्तीन कहा गया। और फ़िलिस्तीन लिबरेशन आर्मी उनके पास है। वो 1970 से या उससे पहले से ये आंदोलन कर रही है कि हमको अलग देश बना दो, जबकि इज़राइल उसको मान्यता देने को तैयार नहीं। इज़राइल कह रहा है तुम ऑटोनॉमस बॉडी हो, ऑटोनॉमस क्षेत्र हो, लेकिन हम तुमको अलग कंट्री का स्टेटस नहीं दे सकते। इस बात को लेकर विश्व भर में कैंपेन चला और जो लिबरेशन आर्मी है फ़िलिस्तीन की, वो लगातार हमला करती है, बम्बार्डमेंट करती है, इज़राइल को परेशान करती है, इज़राइल में बम फोड़ती है, आत्मघाती बम फोड़ती है, सिर्फ इसलिए वो दहशत फैलाती है कि किसी तरह से इज़राइल इतना दहल जाए कि वो सेपरेट टेरिटरी का स्टेटस दे दे, एक कंट्री का स्टेटस फ़िलिस्तीन को दे दे। आपकी सुविधा के लिए इसका एविडेंशियल वैल्यू ये है कि फ़िलिस्तीन आज भी इंटरनेशनल लीगल पर्सनैलिटी नहीं है। इंटरनेशनल लीगल पर्सनैलिटी जब वो बनता तो फिर यूएनओ का हिस्सा बनता। हालांकि आर्मी बनने के बाद बहुत सारे मूवमेंट देश संसार में चले, उसमें उसको ऑब्जर्वर ग्रुप की तरह रखा गया। और ये जो फ़िलिस्तीन लिबरेशन आर्मी है, इसको ही यहाँ रिप्रेजेंटेशन मिला और इसको रिकॉग्नाइज कर दिया यूएनओ ने और कहा कि भाई वार्ता करने के लिए या यूएनओ में आपका स्पेशल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, आपको ऑब्जर्वर रखा जा सकता है, देखो भाई कैसे क्या होता है। वहाँ से फ़िलिस्तीन और मुखर होकर स्वतंत्रता मांगने लगा। अब इसको कहने वाले स्वतंत्रता का आंदोलन कहते हैं, इसको कहने वाले फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं। लेकिन इज़राइल कहता है कि मेरी टेरिटरी है, अगर तुमको जाना है तो छोड़कर जाओ, मेरी टेरिटरी को तोड़कर टू नेशन थ्योरी अडॉप्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे कंट्री इस विषय पर अपनी राय रखते रहे हैं और फ़िलिस्तीन को, खासतौर से मुस्लिम कंट्री, फ़िलिस्तीन को अलग कंट्री बनाने का स्टेटस देने की मांग करते रहे हैं। और लेकिन अभी भी फ़िलिस्तीन का कोई एम्बेसडर नहीं होता। फ़िलिस्तीन चूँकि लीगल पर्सनालिटी, इंटरनेशनल पर्सनालिटी नहीं है, वो इज़राइल के अंदर है, लेकिन उसका जो इंसर्जेंट ग्रुप है या जो विद्रोह करने वाला ग्रुप है, उसको उन्होंने इंसर्जेंट की संज्ञा दे रखी है। इंसर्जेंट की संज्ञा का मतलब ये होता है कि उसको ग्रुप रिकॉग्नाइज कर रखा है और उसको ग्रुप रिकॉग्नाइज कर रखा है मतलब उसका एक स्टेटस बन गया, लेकिन सेपरेट इंटरनेशनल स्टेटस नहीं, कोई कंट्री नहीं। तीसरी बात इसमें जो मैं पूछ रहा था, जो प्रश्न आ रहा है, वो ये आ रहा है कि आप मुझे ये बताओ कि इज़राइल कि फ़िलिस्तीन के साथ सभी 57 देश क्यों नहीं लड़ते? उसके लिए इस्लाम को समझना पड़ेगा। इस्लाम में दो बेसिक ग्रुप हैं, शिया और सुन्नी। सुन्नी वो लोग हैं जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के पूरे परिवार को मार दिया और वो कहते हैं हम सुनकर ईमान लाए, वो कहते हैं कि हम वंश से नहीं चलते, हम वो कहते हैं हम ये नहीं करते।
और शिया वो हैं जो ये कहते हैं कि हम प्रॉफिट मोहम्मद के खून को ही मानते हैं। पहला जो खलीफा है वो अली को मानते हैं, जो प्रॉफिट मोहम्मद के चचाजाद भाई थे और प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद भी थे, यानी कि उनकी बेटी का निकाह भी चचाजाद भाई से हुआ था। उनके बच्चे हसन और हुसैन, इन सबको कत्ल कर दिया गया था और प्रॉफिट मोहम्मद के पूरे परिवार को मार दिया गया था। ऐसा कहते हैं जिन्होंने मारा वो सुन्नी कहलाए और जो मरे वो शिया कहलाए। और शिया अपने आप को प्रॉफिट का वंशज मानते हैं, सुन्नी अपने आप को सुनकर ईमान लाने वाले या प्रॉफिट के आदर्शों पर चलने वाले, ऐसा वो कहते हैं। या फिर वो ये कहते हैं कि हम वो इंटेलेक्चुअल डिडक्शंस को मानते हैं, वो उनमें से उसको मानते हैं। अब शिया के 12 इमाम हुए हैं तो उनके 12 फिरके बनते हैं और सुन्नियों के 4 बड़े इमाम हुए, इमाम नहीं 4 बड़े उनके स्कूल्स हुए। उन स्कूल्स में सबसे बड़ा स्कूल हनफियों का है, अबू हनीफा के नाम से। दूसरा स्कूल हनबली का है और तीसरा स्कूल इमाम शफी का है और चौथा स्कूल इसमें है। ऐसे करके 4 स्कूल हैं। अबू हनीफा का हनबली, वो हनीफा, हनफी, हनबली और शफ़ी, और तीसरा ग्रुप मैं अभी रिसाइकिल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अभी बताऊँगा अगर बीच में दिमाग में आता है। तो ये जो शफ़ी है, शफ़ी की अपनी डेमोग्राफी है। ये इजिप्ट के लोअर पार्ट में रहते हैं। शफ़ी यहाँ इज़राइल में रहते हैं। शफ़ी कुछ हिस्से में इराक़ में भी पाए जाते हैं, ईरान में भी थोड़े बहुत मामूली हिस्से में पाए जाते हैं। नाम के लिए ये लोग दूसरे जो 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 सीरिया का क्षेत्र है उसमें पाए जाते हैं। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है ये यहूदी बनाम शफ़ी का कन्फ्लिक्ट है। ये हनफी का नहीं है, हनबली का नहीं है, मालिकी का नहीं, जो मैं तीसरा ग्रुप बता रहा था, मलकी का नहीं है, ये शफ़ियों का ग्रुप है। हालांकि ये चारों हुई, चाहे मलकी की बात करें, हनफी की बात करें या हनबली की बात करें और शफ़ी की बात करें, ये चारों इसी आधार पर युद्ध करते हैं, लड़ते हैं, क्योंकि इनका इस्लाम सही है। फिर इन 4 के 60 ग्रुप बने। वो 60 और 12 जो इनके हैं या 60 उनके मिलाकर ऐसा 72 फ़िरक़ों की बात सुन्नी करते हैं, 12 फ़िरके की बात शिया करते हैं। इन 72 फ़िरक़ों के और जो फ़िरके बने तो हिंदुस्तान में ऐसे 150 फ़िरके पाए जाते हैं, यानी कि जस्ट डबल हो गए। जो उनके 72 फ़िरके हैं उसके डबल भारत में पाए जाते हैं। लेकिन भारत में शफ़ियों का ग्रुप बहुत छोटी तादाद में कहीं केरला में अच्छे खासे पाए जाते हैं, या तमिलनाडु में पाए जाते हैं, वेस्टर्न कर्नाटका में पाए जाते हैं। ये शफ़ियों का क्षेत्र है। ये वो नहीं है जो उत्तर भारत में हनफी पाए जाते हैं। ज़्यादातर उत्तर भारत में हनफी पाए जाते हैं, अबू हनीफा को फॉलो करने वाले, इसलिए इनके उनके विवाह संबंध नहीं होते। शिया और सुन्नियों के विवाह संबंध नहीं होते, हनफियों मलकियों के विवाह संबंध नहीं होते, मालिकी और हनबली के विवाह संबंध नहीं होते, और इनमें से जो 72 फ़िरके निकल कर आए उनके भी विवाह संबंध नहीं होते। यहाँ तक कि उनकी जो शैया है, जो मृत्यु शैया है, जिसको वो कब्र लेकर वो मुर्दा लेकर जाते हैं, वो भी एक दूसरे में शेयर नहीं करते। इनकी मस्जिदों का स्टाइल अलग है, इनकी नमाज़ पढ़ने का कुछ स्टाइल अलग है, इनकी नमाज पढ़वाने का स्टाइल अलग है। ऐसे करके ये सब अलग अलग फ़िरके होते हैं। तो इनका साथ इसलिए नहीं देते क्योंकि ये सभी शफ़ी हैं, ये हनफी नहीं है। संसार में सबसे बड़ा ग्रुप हनफियों का पाया जाता है, ये हनफी नहीं है, ये शफ़ी हैं। आप ये मानकर चलें कि अरब में जो 50 से ऊपर देश हैं मुसलमानों के, वो सब एक एक फ़िरके हैं, एक दूसरे में इंटरवेंशन है, एक दूसरे में घुसे हुए हैं, लेकिन वो मोस्टली फ़िरके हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते। कुछ हिस्से में कोई मेजॉरिटी में है, कोई किसी मेजॉरिटी में है, कोई किसी मेजॉरिटी में है, तो ये फ़िरकों के देश हैं। इसलिए यहाँ पर यहूदी बनाम मुसलमान नहीं कहना चाहिए, यहाँ यहूदी बनाम शफ़ी कहना चाहिए। इसीलिए जितने इज़राइल के साथ लड़ाइयाँ हुई उन सभी में शफ़ी जिन जिन कंट्रियों में हैं उन्होंने तो खुलकर लड़ाई लड़ी इज़राइल के साथ। अब लेकिन जिनमें शफ़ी मेजॉरिटी में नहीं है, यानी कि वहाँ की सरकार डिसाइड नहीं कर सकती कि वो शफ़ी सफिशेंट नहीं है, तो वो कंट्री केवल बयानबाजी करते हैं, भाषणबाजी करते हैं, यहाँ तक कि इज़राइल के साथ संबंध भी बनाते हैं, इज़राइल के साथ ट्रेड भी करते हैं और इज़राइल को सपोर्ट भी करते हैं। ऐसे आपको संसार में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ मिल जाएंगे। उसका विश्लेषण करने का समय नहीं है, इसलिए हम अभी नहीं करेंगे।
तो हम लोगों ने 3 बातें तय कर ली। अब चौथी बात आती है भारत। भारत में थोड़े से शफ़ी पाए जाते हैं, ज़्यादातर हनफी पाए जाते हैं, और भारत का मुसलमान मोस्टली 98% मैं कहूँ वो हिंदू से कन्वर्टेड है, इसलिए उसको ये भी नहीं मालूम कि वो कौन सा वाला मुसलमान है। हनफियों में भी 3 प्रकार के मुसलमान होते हैं, तो उसको ये भी नहीं मालूम कि हनफियों में वो कौन सा है, वो शफ़ियों में कौन सा है, वो हनबलियों में थोड़ा बहुत यहाँ पर हनबली भी पाया जाता है, मलकी भी पाया जाता है, लेकिन हनफी, मलकी और हनबली इनमें से भी वो अपने आप को, उनके भी जो फ़िरके हैं उन फ़िरकों को भी नहीं जानता। चूँकि उसके पूर्वज हिंदू थे, इसलिए वो ये तो समझता है कि इस्लाम का वो है, लेकिन वो हिंदुस्तान का मतलब हिंदुस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश, इन सभी की बात आती है। हाँ, यहाँ पर जो माना जाता है वो ये माना जाता है हिंदुओं के कौन सी जाति से कन्वर्ट हुआ, इनको ही अशरफ या पशमानदा कहा जाता है। तो पशमानदा से मतलब है कि यहाँ जो धोबी रहा हो, ऐसे बहुत सारी जातियाँ हैं जो कि SC ST OBC की जातियों से कन्वर्ट होकर मुसलमान बने, वो उनमें से एक ग्रुप यहाँ पशमानदा कहा जाता है, और जो विदेशों से आकर इन पर शासन करते हैं वो अपने आप को अशरफ कहते हैं। अशरफों में जो ग्रुप बनता है वो आते हैं सैयद, शेख, मुग़ल, तुर्क, पठान। तो आप समझिए कि मुग़ल, तुर्क, पठान, सैयद, शेख, ये ग्रुप आपको मस्जिदों में नमाज करवाने वाले मिल जाएंगे, आलिम इन ग्रुपों के आपको मिल जाएंगे, इन ग्रुपों के मदरसों में आपको आलिम मिल जाएंगे, इन ग्रुपों में अजान करवाने वाले लोग मिल जाएंगे। यानी कि ये अशरफ पूरे देश पर राज्य करता है और पशमानदा इनको केवल फॉलो करता है। यहाँ तक कि इनकी मस्जिदें अलग अलग हैं पशमानदाओं की, और उन मस्जिदों में भी एक दूसरे के साथ मृत्युशैया भी शेयर नहीं होती। इनकी सबकी अजान तो एक ही शब्द, एक ही, लेकिन कहने का तरीका इनका अलग अलग होता है, और नमाज करवाने का भी कुछ भेद इनमें रहता है, और इनके अलग अलग स्टेटमेंट भी अलग अलग तरह के आते हैं। इनकी मस्जिदें भी अलग होती हैं, कब्रिस्तान अलग होते हैं इनके, और जो 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 इस तरह के चिन्ह हैं वो अलग अलग रहते हैं। ये आपस में भी, मतलब जो पशमानदा है, पशमानदाओं में भी जितने प्रकार के ग्रुप हैं, 100 से ऊपर पशमानदा हैं, वो भी आपस में एक दूसरे में भेद करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदू समाज में रहते हुए कभी वो भेद करते थे। लेकिन अशरफ बनाम पशमानदा है, अशरफ सभी पशमानदाओं के ऊपर रूल करता है, वो विदेशी मूल का है अशरफ, और लेकिन पशमानदा भारतीय मूल का है। ये भारत की फिलॉसफी है। इसलिए भारत के लोग केवल ये देखते हैं कि वो मुसलमान है कि नहीं है, वो नहीं जानते कि वो कौन से वाले खुद मुसलमान हैं और वो कौन से वाले मुसलमान को सपोर्ट करते हैं। हालांकि जिस प्रकार का जहाँ आभामंडल रहता है, वैसा कुछ लोग जानने के प्रयास भी करते हैं और करते भी हैं। वो जो उनका सलूशन उनके आलिम या उनके धर्मगुरु निकालते हैं, वो निकालते हैं। अब जो सवाल इस समय है वो ये है कि भारत का स्टेटस क्या। मैं आपको बता दूं, मोदी जी के आने से पहले भारत का स्टेटस बिल्कुल साफ था कि भैया हम नॉन एलिमेंट मूवमेंट हैं, हम किसी में भाग नहीं लेते। मोदी जी ने एक चीज़ कन्फर्म कर दी कि आतंकवाद का एक चेहरा है और आतंकवाद के देश हैं, आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले देश हैं। जो देश आतंकवाद को सपोर्ट करेगा वो आतंकवादी देश कहलाएगा। इसलिए आपको याद होगा कि पाकिस्तान को पूरे विश्व में अलग थलग करने के लिए उन्होंने ये बात पूरे विश्व को बताई थी और ये कहा था कि टेररिज्म और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकती। एक तरफ पाकिस्तान टेररिज्म करता है, वो जो है वो टेररिज्म, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की बात करता है। अब गुड टेररिज्म उसका होगा, लेकिन टेररिज्म तो टेररिज्म होता है। इसलिए जो गुड टेररिज्म को जो गुड समझता है वो भी टेररिस्ट ही है। ये बात मोदी जी ने पूरे विश्व को समझाने में सफलता प्राप्त कर ली। अब सवाल ये होता है कि हमास, जो कि फिलिस्तीनी ग्रुप है, हमास का स्टेटस क्या है। मैं पीपल्स फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी, वो अलग चीज़ होगी। हमास एक आतंकी ग्रुप, उन्हीं का सपोर्टर है। हमास ने ये जो हमले किए हैं इजराइल के ऊपर, एकदम अचानक 5000 मिसाइलें फेंक दी, सब इकट्ठी करते रहे 4-5 साल से, 6 साल से उनके बीच में जो वार्ता चल रही थी उसको लेकर एकदम अचानक उन्होंने फेंक दी। और इजराइल के साथ हमेशा ऐसा ही होता है कि अचानक उनके ऊपर मिसाइलें फेंकना शुरू करते हैं वो, और फिर उनको डिस्टर्ब करते हैं और उनसे ये कहलवाना चाहते हैं कि आप हमको एकदम आज़ाद कर दीजिए और कह दीजिए जाओ,
क्योंकि नहीं तो हम आपका जीना हराम कर देंगे। इजराइल ये कहता है कि तुम 5,000 मिसाइलें नहीं 50,000 मिसाइलें फेंकोगे, तुम्हें अलग देश बना दिया अगर, तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाओगे और फिर तुम इजराइल को फतेह करने के लिए आ गया हो, इसलिए तुमको वो स्टेटस दिया ही नहीं जा सकता। अमेरिका उनके साथ, यूरोप उनके साथ खड़ा होता है यूएनओ में ऑब्जर्वर का स्टेटस देने के बावजूद। भारत ने पहली बार मुझे लगता है संभवतः ये डिक्लेयर किया जिस दिन हमला हुआ, उन्होंने कहा किसी भी आतंकी हमले को भारत सपोर्ट नहीं करता, वो क्रिटिसाइज करता है, कंडेम करता है। वो कोई भी हो, कोई भी से मतलब कोई भी हो, चाहे हमास हो, चाहे वो फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी हो, या जिसको भी कहा जाए, या ग्रुप हो, कुछ भी, उनको हम सपोर्ट नहीं करते। हम इसको भूरी भूरी मतलब बेसिकली भूरी भूरी प्रशंसा करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो इसको हार्डली क्रिटिसाइज करते हैं और इसकी मजम्मत, जो भी वो शब्द इस्तेमाल होते हैं, मजम्मत करते हैं। अब ये कह के जैसे ही मोदी जी का बयान आया तो फ्रांस ने बयान दे दिया, यूएस ने बयान दे दिया, रशिया ने बयान दे दिया, बहुत सारे कंट्रियों ने मोदी जी के पीछे पीछे इस तरह के बयान दे दिए, यानी कि इजराइल का डायरेक्टली सपोर्ट कर दिया और जो ये हमले करने वाले लोग हैं इनको सीधा आतंकी बता दिया। और आतंकवाद का कोई स्थान नहीं, आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं, आतंकवाद की कोई लड़ाई नहीं। तुम्हारी जब वार्ता चल रही थी और बहुत सारे कंट्री रिकॉग्नाइज कर रहे थे कि तुमको हम अलग देश बनाने के लिए ऑब्जर्वर ग्रुप बना दिया है, अलग देश बनाया जा सकता है, तो उस वार्ता में भाग लेना था। अचानक हमले करने का मतलब है विश्व को दहलाना चाहते हो। मोदी जी ने बिल्कुल साफ तरह से क्रिटिसाइज किया, ऐसा मीडिया रिपोर्टें कहती हैं। तो भारत पहली बार खुलकर इजराइल के साथ आया, भारत पहली बार खुलकर आतंक का विरोध फिलिस्तीन के जो हमास ग्रुप है उनके विरोध में खड़ा दिखाई पड़ा। ये मुझे लगता है कि एक मोरल जीत इजराइल की है कि भारत ने ऐसी घोषणा करी और उसके पीछे पीछे विश्व के सभी बड़े कंट्रियों ने इसकी घोषणा करी। हालांकि इस्लामिक कंट्रियों ने कुछ ने, जैसे मैंने कहा, जहाँ जहाँ शफी मुसलमान रहते हैं उन्होंने कुछ ने तो घोषणाएं की हैं, उन्होंने तो फिलिस्तीन के साथ देने की बात करी, हिजबुल्लाह वगैरह ने फिलिस्तीन का साथ देने की बात कही, लेकिन मोस्टली मुस्लिम कंट्री भी यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये शफी मुसलमान हैं। क्यों? क्योंकि ये आतंकी ग्रुप है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से हमला किया। मैं समझता हूँ कि मैं समझाने में सफल हुआ होगा जो मैं कहना चाहता हूँ। आगे अगर कोई वहाँ की ऐसी वो आती है, कोई ऐसा चीज़ जिसमें एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़े, बाकी तो रोज़ टीवी पर चल ही रहा है, आप देख ही रहो, तो फिर उसको फिर से करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।